तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो आंसर होगा दिशा नायक। तो अभी गोवा की दिशा नायक एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दिशा नायक ने क्रैश फायर टेंडर संचालन के क्षेत्र में सफलता हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिशा नायक ये सन 2021 में अग्निशमन विभाग में शामिल हुई थी। और ARFF की बात करते हैं, मतलब हो गया एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स। ये एक अग्निशमन है जो विमानन दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति में बचाव का काम करती है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में देश की पहली महिला ADC मतलब सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनीषा पाड़ी को। तो वायुसेना की महिला अधिकारी हैं स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। इनको भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और किसने किया नियुक्त, ये प्रश्न आ जाएगा। तो मिजोरम के जो गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, उन्होंने इन्हें एड दे कैंप के रूप में नियुक्त किया है। और अगर ये प्रश्न पूछ ले कि मनीषा पाड़ी ये किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में IDRCL के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा नारायण शेषाद्री। IDRCL की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। और याद रखना अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नारायण शेषाद्री। उन्होंने किनका स्थान लिया? दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है। और ये दिवाकर गुप्ता का नाम भी ध्यान रखना, बहुत जल्द इनका नाम हम न्यूज में पढ़ेंगे क्योंकि NARCL के ये नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। अभी बने नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा है ये बनेंगे। NARCL मतलब होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि इसके ये अध्यक्ष होंगे, उसके ये अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन मतलब समझ में नहीं आया होगा कि इसका मतलब है क्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूं। तो ये जो IDRCL है और NARCL, इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है बैड बैंक। अब बैड बैंक मतलब क्या हो गया? तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा संगठन है जो बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको खरीदेगा और उसे मार्केट में बेचेगा। ये इसका मुख्य रूप से काम होगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। आपको मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। देखो, हमारे जो भी नॉर्मल बैंक होते हैं जिनमें आप अपना पैसा जमा करते हो या जहां से लोन लेते हो, तो आपने कई बार सुना होगा कि इस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA बहुत ज्यादा हो गया, ये डूब गया बैंक। और ये होता क्या है NPA मतलब? जैसे कि मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया और वो लोन आपने चुकाया नहीं, और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने उसका लोन नहीं चुकाया। तो भाई बैंकों की जो मेन कमाई है वो कहां से होती है? लोन के जरिए जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वही तो उनकी कमाई है। अब आप कहोगे कि लोन लेने के लिए हमने अपना घर गिरवी रखा हुआ है, हमारे घर के कागज उनके पास है, हमारी कार जमीन ये सब उनके पास है। वो भले ही है लेकिन उससे वो पैसे तो नहीं निकाल पाएंगे ना, वो तो उनके पास रखे हुए हैं। आपके घर के कागज रखे हुए, आपकी दुकान के कागज रखे हुए, लेकिन काम तो पैसे से चलेगा ना। तो अगर बहुत सारे लोग बैंकों का लोन नहीं चुकाएंगे, इसका मतलब क्या कहा जाएगा? उसका जो NPA है वो बहुत ज्यादा है। अब इसी समस्या को सुधारने के लिए जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, यस बैंक का उदाहरण लेते हैं। आपको पता है बहुत गंभीर अवस्था में आ गया था कुछ समय पहले, ये इसका NPA बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब लोगों ने इससे लोन ले लिया और लोन नहीं चुकाया। तो फिर सरकार ने क्या कहा? एक संस्था की स्थापना की थी जिसे कहते हैं NARCL। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या करता है? ये बैंक को बोलता है कि आपके पास जितना भी NPA है, उनके कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज आपने रखे होंगे, किसी के दुकान के कागज होंगे, जमीन के कागज होंगे, गाड़ी होगी, मोटर जो भी है, वो आप मुझे बेच दो, मैं आपको उसके बदले में पैसा दे दूंगा। आपने मतलब मान लो ये बैंक कहता है कि मैंने मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए लोगों को लोन दिया हुआ है और वो लोन चुका नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उनके मॉर्गेज मेरे पास रखे हुए हैं, जिसके बदले में, जिसके एवज में मैंने लोन दिया था। तो ये जो NARCL संस्था है ये कहती है कि वो मॉर्गेज जो भी कागज थे वो आप मुझे दे दो, पैसे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये केवल 15% पैसा उसको देता है बैंक को। अब बैंक कहता है कि ये तो 15% है, बाकी 85% पैसा का है। तो फिर ये कहता है आप जो ये मुझे सामान दोगे मैं इसको मार्केट में बेचूंगा, वहां से जो पैसा आएगा उसके बाद मैं आपको 85% पैसा दे दूंगा। तो बैंक कहता है ठीक है। अब इसके बाद सरकार ने ये IDRCL संस्था का निर्माण किया, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये क्या काम करती है? ये जो मॉर्गेज आया है बैंक से, जिसको लिया है कि इसने NARCL ने खरीदा है, इसको मार्केट में बेचने का काम ये संस्था करती है था।
और इन दोनों को मिलाकर के ही कहा जाता है बैड बैंक। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बिल्कुल सिंपल शब्दों में बैड बैंक की। क्या है बैड बैंक? ये एक ऐसा संगठन है जो बैंकों के एनपीए को खरीदेगा और उसे मार्केट में बेचेगा। एक तो खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है। और जब भारत सरकार ने एक आध साल पहले इसका निर्माण किया था, शायद 2022 में, तब भारत सरकार ने NARCL को 30,600 करोड़ रुपए दिए थे। उस पैसे का ये क्या करता है? तो जब इसने बैंक से वो मॉर्गेज लिए थे, जिसको कंपनियों ने लोन लेते वक्त गिरवी रखा था, तो उसके एवज में इसने 15% पैसा दिया था। वो पैसा कहां से देगा? ये इसी पैसे में से दिया जाता है। तो याद रखना, भी आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों टर्म का मतलब क्या है। तो IDRCL, इसके अध्यक्ष बन गए हैं नारायण शेषाद्री। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा समय लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट था ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। बाकी सारंग देव, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी सलाहकार समूह में इनको शामिल किया था और अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये कोच बने हैं। अगला, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो आंसर होगा एनडी राजोएलिना। तो अभी एंडी राजोएलिना को दूसरे कार्यकाल के लिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। बाकी देखो, मेडागास्कर की बात करते हैं पहले। तो ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। कैपिटल एंटानानारियो होती है, करेंसी है मालागासी रियारी और प्रेसिडेंट है एनडी राजोएलिना। बाकी ऑप्शन से भी देख लो, रॉबर्ट फीको अभी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने, तो डेनियल नोबोआ इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने, और श्वेता थाविसिन की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे ये। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स न्यूज में थे ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अब्दुल्लाही मायर को। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 की हम बात कर रहे हैं, और ये मिला है किसे? अब्दुल्लाही मायर को। ये सोमालिया देश के पत्रकार हैं, ये याद रखना। और इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला? तो जो विस्थापित बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए उन्हें 2023 के ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि के रूप में $1,00,000 इनको मिले हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर बात करें, इसकी स्थापना होती है 1950 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई या इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि सफीना हुसैन, नाम पढ़ा है आपने, अभी वाइस पुरस्कार मिला इन्हें, शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका है ये, सफीना हुसैन इनका नाम है। पेरुमल मुरुगन का नाम याद होगा, 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार इनको मिला इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। एक शेनिस पलाशियो, ये नाम जरूर सुना होगा, 2023 का किताब इन्होंने जीता। संस्करण था, किस देश की है ये? तो निकारागुआ देश की है ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किस भारतीय को भी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अर्शिया सत्तार को। तो भारतीय लेखिका है अर्शिया सत्तार, जिनको फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से अभी सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है। और आपको बता दूं, उन्हें 2022 में द महाभारत फॉर चिल्ड्रन बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जो फ्रांस का पुरस्कार है ना, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये इनसे पहले भी कई और भारतीयों को मिल चुका है, जैसे कि शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय वगैरह, और अभी मिला है अर्शिया सत्तार को। ये पुरस्कार फ्रांसीसी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। अच्छा देखो, ऑप्शन से एक नाम आपको याद आएगा, VR ललितांबिका। अभी फ्रांस सरकार ने अपने शीर्ष पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया था। इसरो वैज्ञानिक है ये। सलमान रुश्दी लेखक है। पहला अभी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको मिला था। और जीना महसा अमीनी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2022 इनको मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में इसरो वैज्ञानिक वी ललितांबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो इसरो वैज्ञानिक है ललितांबिका, जिनको अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और क्यों दिया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उनको ये पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार फ्रांस के लिए सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। वैसे 2023 में आपको बता दूं, अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था फ्रांस का ये जो लीजन ऑफ ऑनर सम्मान है, और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उनसे पहले भी और कई भारतीयों को ये सम्मान मिल चुका है और अभी लेटेस्ट इसरो वैज्ञानिक ललितांबिका को ये सम्मान मिला है, ये आप ध्यान में रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सफीना हुसैन को। तो एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका हैं सफीना हुसैन, जिनको वाइस 11 सम्मेलन के दौरान शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कतर फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार सफीना हुसैन के भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता को कम करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। वाइस पुरस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को सम्मानित करने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और एजुकेट गर्ल्स की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को संगठित करने का कार्य करता है। और इसी की संस्थापिका हैं ये सफीना हुसैन, जिनको ये वाइस पुरस्कार मिला है। किस के लिए? तो शिक्षा के मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में। वाइस की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। और अभी इसका जो हमने पढ़ा ना 11वां समिट हुआ था, अभी कहाँ पे? कतर, दोहा में हुआ था। वैसे दीनानाथ राजपूत आप जानते हो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। आलिया मीर वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। और शिव शंकरी 32वां सरस्वती सम्मान मिला 2022 के लिए इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। चलिए फिर बताइए, अभी 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे पंजाब ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 की। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 13वां। कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। चेन्नई में जो मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे। और इसको जीत लिया है पंजाब ने और इसमें उप विजेता रहा है हरियाणा। वहीं तीसरे स्थान पे कांस्य पदक जीता है तमिलनाडु ने। अच्छा, इसी से आप रेट कर सकते हो, अभी इसी साल फरवरी में ही हमने पढ़ा था 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 हुई थी, उसको मध्य प्रदेश ने जीता था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शीतल देवी को। तो वर्ल्ड आर्चरी जो कि तीरंदाजी की सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसके अनुसार बिना बाजुओं के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करने वाली जो शीतल देवी है, ये दुनिया की पहली महिला तीरंदाज बनी है। ये दुनिया की पहली महिला तीरंदाज है। और अभी जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2022, ये इसका चौथा संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुए थे जो, इसमें इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। और अभी इन्हीं को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया है। तो अभी एशियाई पैरालंपिक समिति ने रियाद सऊदी अरब में उन्हें एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। वे रहने वाली कहाँ की? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र की है। फिर बताओ, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले अभी भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रायपुर में जो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पे इनके बीच में T20 मुकाबला खेला गया और वहां पे 7 रन बनाते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया, क्योंकि अब वे भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने केवल 116 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय जो प्लेयर हैं KL राहुल, उनके नाम था। उन्होंने 117 पारियां लेकर के ये T20 में 4000 रन पूरे किए थे। अच्छा देखो, अभी हमने पढ़ा ऐसा करने वाले यानी कि T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए ऋतुराज गायकवाड़। मैंने ये भी बता दिया 116 पारियों में ये कारनामा किया। लेकिन दुनिया में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है?
यानी कि T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले, तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम है ये रिकॉर्ड। 107 पारियों में उन्होंने ऐसा किया था। और ये भी बता दूं कि T20 में सबसे तेज या सबसे पहले 4000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। सबसे पहले बल्लेबाज वही हैं ऐसा करने वाले। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध यानी कि लीगल घोषित करने के बाद नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। देखो, नेपाल आप जानते हो कैपिटल इसकी काठमांडू है। आप मुझे बताएंगे काठमांडू में किसका मुख्यालय आपको मिलेगा? करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने पहली बार कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर उड़ान भरी? तो आंसर होगा वर्जिन अटलांटिक। तो पहली बार किसी प्लेन ने कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके उड़ान भरी है। वो एयरलाइन कंपनी का नाम है वर्जिन अटलांटिक। तो अभी वर्जिन अटलांटिक के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और अटलांटिक महासागर को पार करके ये न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंचा। और मैं आपको बता दूं कि इस फ्लाइट में इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहा जाता है। इस कुकिंग ऑयल को रिन्यूएबल बायोमास और पेट्रोलियम के कचरे से तैयार किया जाता है। बाकी वर्जिन अटलांटिक स्थापना होती 1984 में, हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, नाम बताइए उसका? आंसर होगा ब्लड प्लस। तो अभी blood.in ने ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम ब्लड प्लस है। तो blood.in इसके जो CEO हैं वरुण नायर, अभी उन्होंने ही कहा है कि भारत में सालाना लगभग 6.5 लाख यूनिट रक्त बर्बाद हो जाता है, जैसे लगभग 12,000 मौतें डेली होती है। तो ब्लड प्लस ये सुनिश्चित करेगा कि अस्पतालों में ब्लड की निरंतर पहुंच हो सकेगी, जिससे बर्बादी में काफी कमी आएगी और लोगों की जानें बच सकेगी, जिनकी जान चली जाती है समय पे ब्लड उपलब्ध न होने के कारण। अच्छा, ब्लड से एक साइंस का प्रश्न मुझे याद आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? कार्ल लैंडस्टेनर। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा, ये बताओ ब्लड सेल्स ये कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो। और एक डे आप जानते हो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, वो 14 जून को होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक होते हैं। एक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी होता है, वो 17 मई को होता है। फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी? तो आंसर होगा यूके। तो अभी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये 2 रोग है और वर्तमान में इन दोनों का इलाज संभव नहीं है। तो इन दोनों रोग में आरबीसी का निर्माण सही तरीके से नहीं होता, जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण सही तरीके से नहीं होता, इसीलिए इन्हें एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी इसमें हो जाती है। और अभी यूके ने इसके इलाज के लिए एक जीन थेरेपी खोजी है, उसी का नाम है कैसगेवी जीन थेरेपी। इस जीन थेरेपी में क्या करेंगे, जो खराब जीन है ना उसे अच्छे गुणों वाले जीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये है कैसगेवी जीन थेरेपी और इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्पर Cas9 तकनीक के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें किस जीन को टारगेट किया जाएगा? तो उसका भी नाम दिया गया है BCL11A जीन, उसको इसमें टारगेट किया जाएगा। और अगर पूछे कि इस बीमारी से ठीक होने वाले दुनिया के पहले रोगी कौन बने हैं इस उपचार के थ्रू, तो आंसर होगा विक्टोरिया ग्रे। इन्हें सिकल सेल एनीमिया रोग था, पर अब ये इस प्रक्रिया से, इस तकनीक से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है कब? 19 जून को। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है सिकल सेल उन्मूलन का? तो आंसर होगा 2047 का। और वैसे 2047 का हमारा एक और लक्ष्य है, हमारा ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य भी 2047 ही है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, भारत अपना पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा, इसका नाम क्या है इस सैटेलाइट का? तो आंसर होगा एक्सपोसैट। तो अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सपोसैट इसको लॉन्च करेगा। और इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसके द्वारा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। और इस सैटेलाइट का लक्ष्य क्या होगा? तीव्र एक्सरे सोर्सेज या स्रोत जो होते हैं उनकी जांच करना। ये मिशन लगभग 5 वर्ष तक चलेगा। और ये एक्सपोसैट अंतरिक्ष यान जो है ये अपने साथ 2 पेलोड लेकर के जाएगा। ये प्रश्न बन सकता है कितने पेलोड? 2। उनके नाम भी मैं आपको बता दूं, पोलिक्स यानी कि पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेज, और एक्स एस्पेक्ट एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। यहाँ पे ये जो पॉलिक्स है ना, इसे विशेष रूप से ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रश्न में सिंपल सा आप याद रखना, भारत अपना पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, इसका नाम एक्सपोसैट है। देखो इसरो की बात करते हैं, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। चेयरमैन कौन है? अभी नए बन गए, एस सोमनाथ। और आप लोग कमेंट करके बताइए, इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम क्या है? चलो मैं आपको बता दूं, ऑटोबायोग्राफी का नाम है निलावु कुदीचा सिम्हांगल। ये मलयालम भाषा में है। और एस सोमनाथ ये इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर बताओ, अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया? तो आंसर होगा $4 ट्रिलियन। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहां पर है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। और अभी यहाँ पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, उन सबका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटल वो $4 ट्रिलियन का हो चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ है। और आप कह सकते हो ऐसा करने वाला ये विश्व का 5वां देश बन गया है भारत। इससे पहले 4 देश ऐसा कर चुके हैं। कौन कौन? अमेरिका, चाइना, हांगकांग और जापान। मार्केट कैपिटल तो समझ गए ना आप, मतलब उनकी मार्केट में जो वैल्यू है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और मार्केट कैपिटल यानी कि मार्केट उनकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है? मतलब मान लो आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी के मार्केट में 100 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो 100 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 10, 1000 रुपए। तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है ना उसे कहा जाता है सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है उसे कहा जाता है निफ्टी इंडेक्स। कई बार सुना होगा आपने निफ्टी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में होती है, मुंबई में मुख्यालय है। और इन दोनों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करने का काम करती है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अभी इसकी पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं, क्योंकि HIV के कारण एड्स जैसी घातक बीमारी पैदा हो सकती है। HIV मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मतलब HIV एक वायरस है जो उन कोशिकाओं पर हमला करता है जो शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। और एड्स ये HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है जो सबसे खतरनाक है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र ये हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। आधुनिक गुलामी मतलब इसमें कई तरह के टाइप हो जाते हैं। पहले तो हम गुलामी क्या समझते थे पहले के जमाने में, कि आपने उसको दास रखा हुआ है, अपना गुलाम रखा हुआ है, अपना नौकर। लेकिन आज इसके अलग अलग प्रकार में आप देखेंगे तो वो सब गुलामी के अंदर आते हैं, जैसे कि मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम करवाना, जबरदस्ती शादी, जैसे इसके कई रूप हैं। वैसे 2 दिसंबर को एक और दिवस होता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी 1 दिसंबर 2023 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया?
59वां 59 नंबर का। तो अभी 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। कहाँ मनाया? तो झारखंड के हजारीबाग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये पाकिस्तान भारत की जो बाउंड्री है और बांग्लादेश के साथ भारत की जो बाउंड्री है वहां पे हमारी सुरक्षा करते हैं। स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को। नई दिल्ली में मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। फिर बताओ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम क्या है? तो आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्दी प्लेनेट। तो ये बात कर रहे हैं अपन नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की, जो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप पूछोगे क्यों मनाते हैं और 2 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो आपको याद होगा 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो उसी विनाशकारी घटना के बाद से हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना। अच्छा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO या फिर C2H3NO। और उस कंपनी का नाम क्या था जहां पे ये हादसा हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड इंडिया कंपनी थी वो। और वैसे ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग रबड़ और चिपकाने वाले पदार्थों के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। काफी जहरीली गैस होती है ये, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया गया था और उसी की सफलता के याद में ये दिन हम मनाते हैं। थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन क्षमता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। और इस बार ये नौसेना दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया? बताया मैंने आपको कई बार, महाराष्ट्र में जो सिंधु दुर्ग किला है वहां पे इसका आयोजन हुआ। नेवल चीफ हमारे हैं आर हरि कुमार। अगर पूछेंगे एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और आर्मी चीफ विवेक राम चौधरी हैं। आर्मी डे आप जानते ही हो 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बैंक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने राज्य के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी अम्मा बैंक कल्याण योजना शुरू की है। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए योजना बनाने वाला ये उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। चलो फिर बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कितने सालों के लिए अभी फिर से बढ़ाया? तो आंसर होगा 5 सालों के लिए। तो क्या फुल फॉर्म हो गई इसकी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और क्या है ये योजना, या यूं कहूं कि ये योजना कब शुरू होती है? तो इस योजना को कोविड महामारी की शुरुआत के दौरान शुरू किया गया था, यानी कि 30 जून 2020 को। जिसका उद्देश्य क्या है? गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है इसमें। ये योजना अभी दिसंबर 2023 में समाप्त भी हो रही थी, लेकिन अभी इसे फिर से अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त राशन बांटा जाता है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष नामक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से ये पहल शुरू की है। दक्ष की फुल फॉर्म भी है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। मतलब इसमें जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी। बच्चों को झुंड में नहीं पढ़ाया जाएगा, भीड़ में। इसके लिए हर टीचर मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। कौन सी कक्षा के छात्र लिए जाएंगे इसमें? 3री से लेकर 8वीं तक के बच्चे। तो याद रखना ये मिशन दक्ष नाम की पहल को शुरू किया अभी बिहार ने। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़ ने। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और इस बार की थीम है, इस सम्मेलन की थीम है मतलब
हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। फिर बताइए, अभी हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो ये है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। इसका आयोजन कब से कब तक? 4 से लेके 6 दिसंबर 2023 तक। इस बार ये इसका 8वां संस्करण है। इसका आयोजन हुआ भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने। यहाँ पर डेटा प्राइवेसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनीति को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। और इस बार इसकी थीम रही जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और इससे पिछला वाला 2022 में जो 7वां संस्करण था वो भी नई दिल्ली में हुआ था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत में अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, अभी इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासी घाट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। तो ये असाधारण संग्रहालय उन अमेरिकी विमानों के बरामद अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। और इस म्यूजियम का नाम द हम्प ऑपरेशन के नाम पे रखा गया है। और ये द हम्प है क्या? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मित्र देशों के विमान अरुणाचल और म्यांमार के जंगली इलाकों से होकर के गुजरे थे। तो पायलटों ने इस चुनौतीपूर्ण मार्ग को द हम्प नाम दिया था क्योंकि यहाँ पे विमानों को गहरी घाटियों से गुजरना था। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स संग्रहालय में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की भी तो बात हुई है यहाँ पे, उसके स्टैटिक भी देखो। कैपिटल ईटानगर होती है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर कौन है? केटी परनायक। चलो फिर बताओ कि हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, उन्हें कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा शांति का। तो नाम है हेनरी किसिंजर। वे अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके थे। उन्हें 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन अभी उनका निधन हो गया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 49। तो यहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 की, जिसको जारी किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। इसमें भारत टोटल 69 देशों में से 49 नंबर पर है। तो IMD के अनुसार भारत ने साइबर सुरक्षा के मामले में तो महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी जैसे मोर्चों पर इसका अभाव देखा गया। तो रैंकिंग आप ध्यान रखेंगे, इसमें भारत 49 नंबर पर है। टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे नीदरलैंड है, तो तीसरे पे है सिंगापुर। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी नई बुक जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ट्विंकल खन्ना ने। अक्षय कुमार की जो वाइफ है, फेमस एक्ट्रेस और अभी लेखिका भी बन चुकी हैं ट्विंकल खन्ना, और अभी इन्होंने अपनी चौथी बुक लिखी है। इनकी ये चौथी बुक है जिसको अभी इन्होंने मुंबई में लॉन्च किया। बुक का नाम वेलकम टू पैराडाइज है। फिर बताओ, अभी हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। इस बार ये इसका 24वां संस्करण रहा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स के रूप में भी जाना जाता है। कितने दिन तक ये मनाया जाता है? एक बार प्रश्न आया था इस तरह का, तो याद रखना ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल नाम के पक्षी के नाम पे रखा गया है, जो नागा जो जनजाति है, नागा समुदाय है, उनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय पक्षी होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि किस राज्य का स्टेट बर्ड है ये हॉर्नबिल? तो अगर आपको नहीं पता और आपको केवल ये पता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागालैंड में, और प्रश्न आ जाए कि बताओ किस राज्य का स्टेट बर्ड है ये हॉर्नबिल, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही करके आएंगे, स्टूडेंट यही करके आएंगे कि भैया नागालैंड का है। नहीं, उत्तर होगा केरल और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये साथ में याद आ गया तो ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न। वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। नागालैंड
ये 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। तो नागालैंड इस बार अपना 61वां राज्य दिवस मना रहा है। नागालैंड न्यूज में है तो इसकी स्टैटिक देख लेते हैं। जैसे कि इसकी कैपिटल कोहिमा हो गई, मुख्यमंत्री हो गए नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? एम्स देवगढ़ में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवगढ़ में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। तो इन जन औषधि केंद्रों में हाई क्वालिटी वाली दवाएं बाजार दरों की तुलना में 50 से लेकर 90% तक सस्ती होती है, जिससे न केवल गरीब बल्कि मध्यम वर्ग को भी बहुत फायदा होता है। तो यह आप ध्यान में रखना। मोदी जी ने भी 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया कहाँ पे? एम्स देवगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल क्यू स्टार को किसने डेवलप्ड किया? तो आंसर होगा ओपन एआई। तो ये है क्यू स्टार, ये एआई बेस्ड मॉडल है और इसे ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई ये नाम आपने ऑलरेडी पहले ही सुन रखा है, ये अमेरिकी कंपनी है। कब सुना था आपने इसका नाम? आपको याद होगा, इसने जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया था तब हमने इसका नाम सुना था। अच्छा, ओपन एआई ने ये क्यू स्टार को क्यों लॉन्च किया? तो बुनियादी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए। फिर बताओ, हाल ही में किसने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कुछ समय पहले यानी कि पिछले साल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया था और उसके बाद तो एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इस पोर्टल का वैसे उद्देश्य क्या है? देखो, कोर्ट में अगर किसी कैदी को रिहाई से संबंधित कोई भी ऑर्डर जारी किया जाता है, मतलब किसी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि हाँ भैया इसको रिहाई दी जाती है, जेल से इस कैदी को रिहाई दी जाती है। अब क्या होगा, कोर्ट से वो हार्ड कॉपी निकलेगी और जिस जेल में वो कैदी है वहां तक जाएगी, उसके बाद वो कैदी को रिहा दी जाएगी और इस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है, मतलब टाइम पे कैदी की जमानत नहीं हो पाती है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए ये फास्टर पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फास्टर पोर्टल। फास्टर यानी कि काफी तेज है। यहाँ पे इधर कोर्ट ने फैसला सुनाया और इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे आपका ऑर्डर चला जाएगा उस जेल में जहां पे कैदी है और उस कैदी को रिहा दे दी जाएगी। तो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, अभी उन्होंने फास्टर 2.0 पोर्टल को। फिर बताओ, प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा? तो आंसर होगा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो, प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात के बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा। प्रोजेक्ट लायन की बात करें, इसकी शुरुआत होती है सन 2021 में और इसका उद्देश्य है भारत में एशियाई शेरों की आबादी के सामने आने वाले खतरों का समाधान करना। एशियाई शेर ये केवल गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और अब इस बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों का दूसरा आवास स्थल बनाया जाएगा। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड लायन डे हम कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 में। और अभी बाघों के ऊपर तो नई रिपोर्ट भी आई थी 2023 में। तो सबसे ज्यादा बाघ ये हमेशा की तरह मध्य प्रदेश में है, लेकिन डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डेटा बदल गया है। मध्य प्रदेश में अब टोटल कितने टाइगर है? 785 है। उसके बाद कर्नाटक में है 563 और ये टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा असम। अब ये चर्चा में क्यों? पहले तो ये बात करें क्योंकि इस अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, इसीलिए ये चर्चा में रहा। और वैसे आप जानते भी होंगे, असम सरकार ने इसी साल यानी कि 8 जून 2023 को ही ये अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और इस आंदोलन में हुआ क्या था? असम में एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे और इसी के लिए इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। बात फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो आंसर होगा गजराज। तो अभी भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए गजराज नाम से एक सुरक्षा कवच लॉन्च किया है।
ये सिस्टम, ये प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये काम कैसे करेगा देखो, जब भी हाथी पटरियों के पास में पहुंचेंगे तो उनके पैरों से कंपन, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो सिस्टम है ये उससे सेंस कर लेगा उस वाइब्रेशन को और इसकी जानकारी ये अपने स्टेशन मास्टर को दे देगा, जिससे स्टेशन मास्टर को ये पता चल जाएगा कि रेल की पटरियों के आसपास या उस पे हाथी हैं और उसी के आधार पर वो ये फैसला ले सकेगा कि उसे अब ट्रेन को रोकना है। और ये सिस्टम पटरियों के मतलब 200 मीटर के रेंज में ही हाथी आते ही एक्टिव हो जाएगा। मतलब इसकी रेंज है 200 मीटर। पटरियों से 200 मीटर की रेंज में जैसे ही हाथी आएंगे ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो गजराज इसका नाम है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी विश्व हाथी दिवस हम कब मनाते हैं? जिस दिन विश्व युवा दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त।